इज योर चेक एंड योर अकाउंट इज इन सपोज खगड़िया ब्रांच, ठीक है, और यू आर प्रेजेंटिंग द चेक इन सपोज किशनगंज ब्रांच। तो क्या करेंगे किशनगंज वाले, क्या करेंगे तुम्हारे चेक को किशनगंज से खगड़िया पहले भेजेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो बोल देंगे मेरे ब्रांच का चेक है नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो किशनगंज से खगड़िया जाएगा चेक। अब खगड़िया पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा वो चेक ही जानता है कि नहीं। खगड़िया पहुंचा, निकाला सब चेक को, और वहां प्रोसेस करने में फिर कितना टाइम लगेगा वो वही का बंदा जानता है कि नहीं। एक बैकएंड सिस्टम होता है, वहां पे बैठ के लोग चेक प्रोसेस करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद उसको क्लियर करते हैं। तो करीब करीब ये पूरा प्रोसेस में 10 दिन लग जाता था पहले जमाने में, कभी कभी तो महीना भर भी लग जाता था। सरकारी चीज है, सरकारी का रफ्तार भी वैसा ही है सरकार की तरह, है कि नहीं। अब लेकिन क्या होता है, अब मान लो तुम्हारा खगड़िया ब्रांच का चेक है, तुमने किशनगंज में प्रेजेंट किया, अब वो तुम्हारा एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट को वहां नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ तुम्हारा उसका क्या करेगा, एक फोटो कॉपी ले लेगा उसका, समझा कि नहीं, और वो उसको वहां से यहां भेज देगा। जैसे कैसे हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और व्हाट्सएप कर देते हैं, वैसे वो क्या करेगा, तुम्हारा उसका स्क्रीनशॉट लेगा, उसका फोटो कॉपी करेगा, और वही चेक जो तुम दिए हो उसका वो सिर्फ उसको डायरेक्ट यहां भेज देगा थ्रू एनी ऑनलाइन मोड। कोई फिजिकल वे में कोई लेके नहीं जाएगा उसको, समझा। तो इंस्टेंट तुम जमा किया, इंस्टेंट वो यहां पे आया, है ना। तो आइदर वो सेम डे क्लियर हो जाएगा या नहीं, अगर समय खत्म हो गया है। अगर मान लो तुमने सुबह को चेक रिप्रेजेंट किया, उसने सब, बैंक क्या करती है, सुबह से लोग आते हैं बैंक में, चेक देते हैं, बहुत सारा चीज देते हैं, इंस्टेंट देते हैं, बहुत सारा चीज अलग चीज देते हैं। तो उस समय तो तुरंत प्रोसेस वो लोग नहीं करते, क्योंकि उस समय कस्टमर्स को भी देखना होता है, सामने से कस्टमर्स आते हैं, उनको भी पहले सर्विस देना होता है। तो जब बैंक बंद हो जाती है 4 बजे के बाद, तो ये लोग इसका प्रोसेस करना शुरू, क्योंकि उसको स्कैन करना पड़ता है चेक, है ना। हर एक चेक को स्कैन करके भेजना पड़ता है। तो हर एक चेक को क्या करते हैं लोग, स्कैन करते हैं, स्कैनर होता है। जैसे तुम लोग का सीबीएसई का आता है स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स, है ना, जो तुम लोग को दिखाते हो एक्चुअली स्कैन वे में आता है, उसको हम प्रिंट आउट लेते हैं, तुम लोग को दिखाते हैं, समझा कि नहीं। कोई फिजिकल कॉपी नहीं आता है। तो फिजिकल कॉपी भेजेगा, पता चला नहीं पहुंचा, परीक्षा आ गया, तो क्या करोगे फिर। जैसे इसका गलती था और वो भेजा, अब इसका आएगा जनवरी में मान लो कॉपी, तो जनवरी में तो सुधार हो नहीं सकता है, हाँ, तब तो ये ओबीसी से हो जाता जनरल, है कि नहीं। तो सरकार को दिक्कत है ना। तो इससे क्या करते हैं, सिर्फ इसका एक फोटो कॉपी लेते हैं, स्कैन करते हैं, इसको स्कैन करके इंस्ट्रूमेंट भेज देते हैं शाम को। अगर शाम में उस बैंक ने प्रोसेस कर दिया तो ठीक, अगर नहीं भी किया तो अगले दिन वो तुरंत ही तुमको प्रोसेस हो जाता है। तो अब मैक्सिमम 2 डेज का ही टाइम लगता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रोसेस करने में, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, किसी भी बैंक का हो, कहीं का भी। पहले यही चीज 20-20 दिन, 25-25 दिन, महीनों भर लग जाते थे ये चीज करने, और कई बार तो इंस्ट्रूमेंट ही गायब हो गया। ये तो थे, रास्ता में लगता कहीं गिर गया, है कि नहीं। अब भाई ले जा रहा है, हो सकता है उससे कहीं गिर गया हो, या ठीक से पैकिंग नहीं किया हो, कुछ भी ह्यूमन एरर हो जाएगा तो पहुंचेगा नीचे। अब बोलेगा वो फिर से दीजिए, क्योंकि वो बोलेगा आप अपना करस्पॉन्डिंग ब्रांच से चेक कीजिए, जो आपका ब्रांच है वहां आप फोन कीजिएगा, बोले यहाँ तो सबको ऐसा चेक आया नहीं है, मेरे को, हमको कोई मिला नहीं है। अब आपने वहां रिप्रेजेंट किया तो उससे पूछिए, वो बोलेगा उससे पूछिए, बोलेगा इससे पूछिए, बोलेगा कुछ मत कीजिए, दोबारा चेक दीजिए, लगता है आपका चेक हो गया, राम नाम सत्य उसका, है कि नहीं। लेकिन अब इसमें क्या है कि स्कैन करके भेज, तो आपने ना बोलेगा चेक गुम हो गया। अगर स्कैन करके भेजे हैं, चेक नहीं पहुंचा, फिर से स्कैन करके फिर से भेजिए, चेक तो आप ही के पास है कि नहीं। पहले क्या था, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते थे, उसमें क्या है, लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी होता था, तो लोग बैंक में जाके हल्ला करे, गाली गलौज करे, है कि नहीं। तो वो सब सिस्टम को इसलिए अवॉइड किया गया, और सीटीएस 2010 चेक लाया गया। यहाँ लिखा था सीटीएस, कभी चेक को देखना, सीटीएस 2010, समझा। उसमें ये है इसका मतलब कि अब जो है फिजिकली चेक को नहीं भेजा जाएगा, और चेक पे ओवर राइटिंग नहीं आप कर सकते हैं। ये नहीं पता था यहाँ 10,000 लिख दिए, फिर काट के 1,000 लिख दिए और यहाँ पे साइन मार दिए, चेक इनवैलिड हो जाएगा आपका, नहीं लेंगे हम चेक, कटम कुट्टी किए हैं, साइन मारे हैं, समझा कि नहीं। पहले था, चलता था, लोग 1,500 लिख दिए, काट के फिर से नया डेट लिख के साइन कर देते थे, लोग अमाउंट लिख दिए, काट के फिर से नया अमाउंट लिख के साइन कर देते थे। चेक में कोई फ्रॉड भी कर सकता है? अब वो नहीं होता है, फ्रॉड होता है, ऐसा एक तरह का इंक आता है जो लोग इसको मिटा देते हैं और अमाउंट अलग भर लेते हैं, चेक का भी फ्रॉड होता है,
लेकिन उतना बड़े पैमाने पे चेक का फ्रॉड अभी नहीं है, लेकिन होता है। एक तरह का वो तुम्हारा इंक आता है जिसको तुम इस पे चलाओगे ना, एक केमिकल होता है, वो मिट जाता है अमाउंट, वो मिट जाएगा और तुम्हारा ये चेक का जो है ना, जो चेक के पीछे ग्रेडियंट रहता है वो नहीं मिटता है, सिर्फ अमाउंट मिट जाता है और वो नया अमाउंट भर लेता है। दिल्ली में एक केस हुआ था, एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक बंदा गया, उसको शायद कुछ काम होगा, मतलब वो बंदा कोई बैंक पे गया होगा तो उसका बोला होगा कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को मेरे घर भेज दीजिएगा, हमको कुछ चेक देना है या कुछ। बड़े लोग होते हैं तो वो लोग बैंक नहीं जाते, बैंक उनके पास आता है ना। तो जैसे बड़े हो गए या फिर या तो लोग बहुत बड़े हैं या तो लोग बहुत बूढ़े हैं या तो उम्र वाले लोग हैं, उनके पास ही बैंक जाते हैं जो उम्रदार हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन हैं। तो बैंक बोलती है आप मत आइए, हम आपके पास आ जाएंगे, आप सिर्फ फोन कर दीजिए, है ना। सरकारी बैंक नहीं करती, सब प्राइवेट बैंक करती है। सरकारी बैंक में तो मैनेजर लगता है कलेक्टर हो, कलेक्टर से बड़ा पद में, है कि नहीं। और या तो बहुत पैसा वाला आदमी है तो उसके पास तो जाना बनता है। अगर वो एक बार पैसा निकाल लेगा अपना लाखों रुपया, तो मेरा बैंक का जो जीएल है ना, जनरल लेजर जो उसको बोलते हैं, मेरा बैंक का साइज जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस तरह केस में एक फ्रॉड हुआ था, वो गया वहां पे, उसने चेक लिया, एक्चुअली वो बैंक का आदमी नहीं था, है ना। तो उसको वो उसने पूछा नहीं, कुछ वो नहीं किया, क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया, वो गया और उसने क्या किया, वहां से चेक लिया, पैसा भर लिया, उसने जो भी पैसा भरा था उसको मिटा के दूसरा पैसा भर के उसने निकाल लिया। लेकिन देखो एक और चीज होता है चेक पे, चेक पे यहाँ पे अगर तुमने ऐसे लगाया, इसको बोलते हैं अकाउंट पे, ये चेक है, उसके ऊपर तुमने ऐसे डबल डैश लगा दिया, इसका मतलब है अकाउंट पे, ये पैसा हाथ में नहीं दिया जा सकता है। द मनी कैन नॉट बी गिवन इन हैंड। अगर तुमने यहाँ पे ऐसे कर दिया अकाउंट पे लिख दिया यहाँ पे, या नहीं भी लिखा, सिर्फ ऐसे ऐसे दो मार्क कर दिए साइड में, मतलब उस बंदे को पैसा अकाउंट में ही मिलेगा, कैश बैंक नहीं देगी उसको, क्योंकि ये दिस बिकम्स अकाउंट पे। मतलब the money has to be transferred in the bank account of the other person and it cannot be handed to the person in his hand, है ना। मतलब पैसा हाथ में उस बंदे को नहीं दिया जाता, जब तक ये नहीं है तब तक वो बंदा हाथ में भी पैसा क्लेम कर सकता है। जैसे तुमने यहाँ दो लकीर खींच दिया, ये लकीर का फकीर है, बाबा जी हाथ से बना लकीर है ये तो लकीर तुम खुद से बना सकते हो, ये लकीर तुमने बना दिया तो नहीं होगा, फिर मिटेगा नहीं, फिर अकाउंट में ही पैसा जाएगा, वो मरते रह जाएगा, भुगते रह जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा हाथ में। मनी हैज टू बी ट्रांसफर्ड इन द बैंक अकाउंट ओनली। फिर वो तुम उससे कुछ भी करो, तुम डिजिटल ट्रांसफर करो, निकालो, लेकिन हाथ में पैसा आपको नहीं दे सकते। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है चेक पे कि इतने अमाउंट के ऊपर होगा तो चेक कस्टमर को खुद से आना है, समझा। जैसे कि बहुत सारे बैंक में ऐसा नियम है, अगर 50 या 1000 से ज्यादा रुपया आपको किसी को निकालना है, जैसे हम तुमको चेक दिए 55,000 रुपए का, तब बहुत सारे बैंक में ऐसा नियम है कि कस्टमर को खुद से आना है बैंक में, वरना पे नहीं करेगा। ये सब क्यों हुआ? फ्रॉड के कारण बैंकों ने बहुत सारा नियम ला के, रेस्ट्रिक्शंस ला के रखा है कि अगर इतने अमाउंट से ज्यादा हुआ तो कस्टमर इन पर्सन, जो कस्टमर है जिसका वो अकाउंट है वो हमको चाहिए यहाँ पे, अगर इस अमाउंट से कम है तो वो बंदा किसी को भी देता है तो हम चेक उसको ऑनर कर देंगे। उसने अगर यहाँ पे अकाउंट पे ही कर दिया है तो बंदे को हम चेक तो ऑनर करेंगे, लेकिन उस बंदे के अकाउंट में ही चेक जाएगा, है ना। तो क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, XYZ अकाउंट नंबर 0454, यहाँ अकाउंट नंबर, मतलब जो भी पैसा होगा अब इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और अगर कस्टमर को पैसा देना है तो सिर्फ वहां पे इसका नाम लिखा रहेगा, समझा कि नहीं। पे टू XYZ कुछ भी, समझा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो चेक कोई पेपर नहीं है सिर्फ, अच्छा लहराते हुए चल रहे हैं, इसका बहुत महत्व है, इसको बहुत डीप में इस पे पूरा तुमको एक समझो कि एक पूरा चैप्टर ही हो सकता है चेक पे। हम लोग तो बैंकिंग में पूरा पढ़े हैं, एक चैप्टर ही सिर्फ चेक पे, चेक क्या होता है, कैसे होता है, कब ऑनर कर सकते हैं, कब ऑनर नहीं कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस है, कैसे होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। कभी कभी नकली चेक भी लोग लेके आ जाते हैं, उस चेक को भी चेक करना होता है, तो हाँ एक लेजर लाइट होता है, उसके नीचे चेक को डालते हैं, चेक करते हैं कि चेक असली है इसी बैंक का कि नहीं है। चेक भी नकली लोग लेते आते हैं, फ्रॉड का तो कमी नहीं है भारत में,
तुम आगे तुम दाल सोचोगे, पात सोचेगा, है कि नहीं? तो नकली चेक भी लेते आते हैं, तो लोग चेक को भी स्कैन करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में रख के, उसको नीचे ब्लू लाइट रहता है, अल्ट्रावायलेट लाइट, उसके नीचे हम लोग चेक को रखते हैं, उसके बाद चेक को स्कैन करते हैं कि सही का चेक है कि इसमें भी बेटा लोचा करके लाया है इसे, समझा कि नहीं? तो बहुत कुछ है चेक का, फिर बहुत चलता रहेगा। फिलहाल इतना जानो 10th क्लास में, बाकी आगे तो तुमको बताएगा नहीं, यहाँ जाएगा। पेन ड्राइव कहाँ है, देखना पड़ेगा। चलो कंटिन्यू किया जाए। समझ में आया चेक पूरा? इतना समझ लो चेक, अभी यही बहुत है। पेन ड्राइव अभी सेव करना, ट्रैक करें, कोनो दे दीजिए, कोनो दे दीजिए, आपका निकाल लीजिए बस बस में से निकाल बस में ना बोलो तो स्कॉर्पियो में नहीं है। रुक के आते हैं, तो हम सेट करते हैं। समझ में आया ना? अब देखो, जो हमने पैसा जमा कराया था बैंक में, अब बैंक रख के क्या करेगा? तो बैंक क्या करता है, बैंक के पास जितना पैसा आता है वो, अब इन लोगों के पास पैसे थे, मान लो अब मैं हूँ, मुझे चाहिए घर लेना मुझे, लेकिन इतने पैसे होंगे नहीं मेरे पास, तो बैंक क्या करता है, बैंक जिनको चाहिए होता है, ये है इनको चाहिए होता है, ठीक है, तो ये जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है, तो बैंक लोन देता है, लेकिन उस पर क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अब बैंक को भी तो कुछ कमाना है, तो बैंक क्या करता है, ये जो इंटरेस्ट है ये हाई है, बहुत ये और ये लो रखता है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हाई है, मान लो 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, 100, अभी सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूँ, 100 रुपए का, मान लो बैंक बोलता है तुम्हें कि 100 रुपए का मुझे लोन चाहिए, मैं जाता हूँ बैंक के पास, 100 रुपए का लोन होता है, लेकिन मान लो मैं ठीक है 100 रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, बैंक बोलता है ठीक है आपको सालाना 10% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, तो ठीक है, तो मुझे 110 रुपये वापस देने पड़ेंगे बैंक को, ठीक है, ये 10% यानी कि मान लो 10% परसेंटेज निकालना था ना, यस, तो 10% यानी कि 1/10, तो 100 का 1/10, ठीक है, तो 10 वो इंटरेस्ट ऐड करके मैं वापस दूंगा, और सेम एक और ये है लोन वाला, ठीक है, और एक डिपॉजिट, ठीक है, तो डिपॉजिट मैं गया, मैंने सेम 100 रुपये डिपॉजिट करा, तो बैंक बोलता है ठीक है आपको सालाना इस पर 4% या फिर 5% इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो 5% है तो 105, ठीक है, तो मैंने 100 रुपये जमा करा, मेरे अकाउंट में 105 रुपये, ठीक है। अब देखो बैंक ने 100 ही रुपये दिए, ठीक है, और मैंने भी 100 रुपये दिए, लेकिन बैंक को 10 रुपये उस पर मिल रहा है टैक्स का, 10 रुपये में और मुझे 5 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ये जो गैप हुआ ये 5 रुपये वो बैंक कमा रहा है। हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, सेम इसी में आगे देखा जाए तो मान लो जैसे 1000 रुपये 10,000 रुपये है, मैं लेके गया बैंक के पास, ठीक है, तो बैंक को गाइडलाइन दी जा रही है, जैसे मान लो किसी बैंक के पास बहुत सारे लोग पैसे जमा कराने जाते हैं, ठीक है, तो इतना सारे पैसे लेकिन लोग निकालने नहीं आते है ना, कभी देखा है कि एक बार सारे लोग आ गए, चलो सब जितने अकाउंट वाले सब चले गए खगड़िया ब्रांच में जाके पैसा निकालने, नहीं वो बैंक में ही रहता है, तो ये बैंक की पहले से अजम्पशन होती है और एक्सपीरियंस होता है कि सारे लोग नहीं आएंगे पैसा निकालने, कुछ लोग लेकिन आएंगे ना, तो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है, कि बैंक को उतना कैश रिजर्व रखना होता है, ठीक है, तो उसको सीआरआर बोलते हैं, लेकिन छोड़ो तुम इतना समझो, सीआरआर होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है ना, एक सर्टेन अमाउंट जो है कि बैंक को आरबीआई के पास रखना, एक सर्टेन अमाउंट पे आरबीआई बैंक को लोन देती है, मान लो बैंक को जरूरत है, मेरे पास पैसे कम है तो बैंक लोन लेता है आरबीआई से, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होता है, नॉर्मल जो बाकी आम जीवन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे कम होता है, एक सर्टेन रिजर्व जो है बैंक को पैसे के टर्म्स में भी आरबीआई के पास रखना पड़ता है, गोल्ड के टर्म्स में भी आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कम से कम इतना गोल्ड का रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास होना चाहिए हर बैंक का, तो वो भी बैंक रखती है ना, ताकि इन केस फ्यूचर में कभी उस बैंक के साथ कुछ मिसफॉर्चून हुआ तो वो
पेमेंट बाद में लोगों को हो सकता है कि नहीं। ऐसे आज तक इंडिया में कोई भी बैंक आज तक डूबी नहीं, ये रिकॉर्ड है भारत का, क्योंकि आरबीआई का इतना पकड़ है कि कोई भी बैंक आज तक डूबी नहीं है। बैंक को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, चाहे कोई भी प्राइवेट हो या प्राइवेट बैंक को कोई सपोर्ट नहीं है सरकारी, सॉरी इससे मतलब आरबीआई से सपोर्ट, मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं डायरेक्टली। आप अगर डूबे तो आपका, आप अगर प्रॉफिट में तो उसका तो हम लेंगे, लेकिन डूबेंगे तो आपका आप जानिए, है कि नहीं। इसलिए सरकारी बैंक में हमेशा लोगों का हमेशा लगा रहता है कि भाई लाना है, लोन करना है, ये क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लोन डिपार्टमेंट है, क्रेडिट डिपार्टमेंट है, तुमको और क्या बोले व्हीकल लोन डिपार्टमेंट है, होम लोन डिपार्टमेंट है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है कि नहीं, एमएसएमईज है, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देना है, बिग इंडस्ट्रीज को लोन देना है, सब डिपार्टमेंट है ना, सबको काम करना है साथ में, है कि नहीं। क्योंकि बैंक को प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट एक ही चीज बैंक को देता है, वो क्या है, दैट इज लोन, रेस्ट और लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है, लोन से एसेट्स है, करंट अकाउंट से एसेट्स है। करंट अकाउंट में क्या है, बैंक को कोई लोन देना, तुम अरबों रुपया रख लो अकाउंट में, बैंक को उस पर तुमको 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में तुम 1000 रुपए भी रख रहे हो, उस पे भी बैंक को तुमको इंटरेस्ट देना, कोई फालतू है, वो बकवास है ना। क्या उस पे भी बैंक को तुमको 3.5% या 4% जो भी बैंक का है वो देना पड़ता है, बैंक देना पड़ता है। लेकिन करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम अरबों रुपए रख लो वहां पर, खरबों रुपए रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर जो बैंक लोन देती है उससे कमाती है, 10,000 लोन दी, उसकी एवज में बैंक 14,000 रुपए से लेती है, क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे करता है ना। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है, वो सिंपल नहीं होता है, कंपाउंडेड होता है, समझ में आ रहा है। तो उसी से मेन कमाई उसी से करती है वो, अपने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से। बैंकिंग टर्म्स उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, जैसे कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड हो गया, और दूसरा भी जो तुम्हारा सुकन्या समृद्धि हो गया, बहुत सारे अलग तरह के अकाउंट होते हैं उसमें, समझा कि नहीं। तो उस सब से कमाती है, प्लस लोन से कमाती है। सेविंग्स अकाउंट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी टू द बैंक, वो सर दर्द है बैंक के लिए, वो सेविंग्स अकाउंट हमेशा से। एबोलिश नहीं कर दे, कैसे एबॉलिश कर देगा सेविंग्स अकाउंट, तो तुम डेली का ट्रांजैक्शन फिर कैसे करोगे, क्योंकि करंट अकाउंट को बिजनेस पर्पस के लिए होता है। तो जो बंदा सेविंग्स करता है, अब हर कोई तो बिजनेसमैन नहीं है, बहुत लोग तो कमाने वाले भी हैं, है कि नहीं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए तो सेविंग्स ही नजरिया है, उसी को एबॉलिश कर देगा। कितने लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। अगर तुम कंपेयर करेगा तुम नंबर ऑफ पीपल एज अ वर्कर एंड नंबर ऑफ पीपल एज ऑनर, तो वर्कर तो बहुत सारे हैं, ऑनर बहुत लिमिटेड है। सर अगर वो लोन नहीं देगा, सिर्फ रखने का अलाउ करेगा कि बैंक में आप लोन क्यों नहीं देगा, लोन ही तो मेन चीज है, फिर बैंक क्या, लोन ही तो मेन चीज है बैंक का। तुम लोन लेने जाओगे, बैंक सबसे ज्यादा खुश होगा कि अब पैसा बनेगा मेरा, वो है मतलब रुपया जैसे हम जमा करते हैं बैंक में सेविंग अकाउंट में, तो वो इंटरेस्ट देती है ना, इंटरेस्ट देना है। अगर वो इंटरेस्ट देना बंद कर नहीं, वो तो फिर आरबीआई डिसाइड करेगा देना है कि नहीं देना फिर है, लोग बैंक पैसा अपने क्यों मन से जमा डिसाइड। करते हैं? और अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं दे, तुम पैसा क्यों रखे बैंक, उससे अच्छा हम घर में रखते हैं लॉकर में। पैसे देना पड़ेगा। अगर मेरा 100 रुपया अगले महीने अगले साल 104 रुपया नहीं हो जाए, तो वैसा तो पड़ा पड़ा पैसा घर में रख सकते हो ना, क्यों बैंक में हम जाएंगे लीगल होगा वो, क्या मतलब है फिर हमको बैंक में जाने का। घर में हम कितने- जैसे सरकारी स्कूल में बच्चा को लाने के लिए केला अंडा दिया जाता है, उसी प्रकार बैंक में एक इंसान को लाने के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है ना। फर्क इतना है कि सरकारी स्कूल में केला अंडा देने के बाद बच्चा नहीं आता है, यहाँ बच्चा आता है, समझा कि नहीं। चलो अब देखो, जैसे ऐसे तो ये तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बैंक इससे बहुत ज्यादा कमाता है। हमें लगता है कम कमाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमाते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसे मान लो 10,000 रुपये, ठीक है, मैं गया बैंक के पास जमा कराने, ठीक है, मैंने जमा करा दी 10,000, ठीक है। फिर मान लो ए है, ठीक है, ये आता है बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है, वो ठीक है, तो बैंक इसको देता है लोन, ठीक है। अब जैसे मान लो बैंक कैसे लोन देता है जनरली, तुमने देखा होगा कि अकाउंट में तुम्हारे पैसा है, अगर तुम्हारे बैंक में अकाउंट है तभी तुम्हें लोन मिलता है ना। ऐसे थोड़े ना, पहले अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हें पहले बैंक में अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर ही लोन देंगे तुम्हें। तो बैंक ये क्या करता है, ये जो 10,000 रुपये मैंने डिपॉजिट कराया ना, बैंक बोल ये कहाँ गया, बैंक के अकाउंट में, ठीक है, मेरे बैंक के अकाउंट में, ठीक है। मेरे पास मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोलूँगा मुझे 10,000 रुपये मेरे देखना है कहाँ से सुरक्षित रखे हैं कि नहीं रखे हैं, बोलेगा आपके अकाउंट में फिगर, तुम एटीएम पे जाओ तो वहाँ पे ऐसे फिगर दिखाई देती है, ठीक है।
कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं, तुम्हें ऐसे कोई नहीं दिखाता कि ये आपके 10,000 रुपये यही नोट आपने दिए थे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये फिगर दिखाई दी आपने, ठीक है। तो जब मैं कोई भी लोन लेने जाता हूँ तो इसका मान लो ये 10,000 है, मैंने बताया था ना, कोई भी सारे जितना मैं डिपॉजिट कराता हूँ, कोई जितने लोग डिपॉजिट करा रहे हैं वो लेने नहीं जाएंगे किसी एक दिन, तो मान लो कुछ लोग आएंगे, ठीक है। तो ये CRR जो मैंने बोला, गवर्नमेंट मान लो डिसाइड करती है कि चलो आपको जितना भी पैसा मिल रहा है, जितने भी लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, आप सब लोन नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक तो क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, क्योंकि उस पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो कितना उसको रखना ही पड़ेगा। मान लो गवर्नमेंट बोलती है 10% रखना है, ठीक है, तो 10,000 का 10% 1,000 तो 100 रुपया बोला, कौन बोला 1%? तो 1,000 मान लो 1,000 रखना है, ठीक है। हाँ, तो अब बाकी वो उस 9,000 को ही सर्कुलेट कर सकता है मार्केट में। अब ये वो 1,000 नहीं, वो 1,000 किसके पास है? वो बैंक के पास ही है, RBI के पास है, बाबूजी के पास सुरक्षित है वो 1,000। इन केस बेटा को कुछ हुआ तो बाबूजी देंगे बाद में, समझा? उसी तरह है। हाँ। तो जैसे ये जो 9,000 है, मान लो ये आ गया बी लोन लेने, ठीक है। बी ने बोला कि मुझे लोन चाहिए, तो उसको 9,000 इन्होंने दिए, ठीक है। तो अब ये 9,000 भी कहाँ जाएंगे? बैंक के अकाउंट में जाएंगे, है ना। तो ये 9,000 भी अल्टीमेटली बैंक के पास आए, तो बैंक वाला क्या करता है, इसमें से भी 10%, मान लो 900 रखे उसने अपने पास, अब 8,100 फिर उसने किसी को लोन दे दिया, फिर उसमें से फिर 10%, 810 रख के, तो देख लो इतना वो रख रहा है, ठीक है। ये रख रहा है, ये कम है, कितना कम है, और ये वो लोन पे दे रहा है जिसपे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे कर करके 10,000 से वो, अगर मान लो 10% होता है कि रखना है, तो वो 10 गुना पैसे कमा सकता है उससे। अगर वो 10,000 लोन दे रहा है तो उससे 10 लाख मिल रहा है उससे, 1 लाख मिल रहा है, तो इतना वो कमा सकता है सिर्फ 10,000 से। एक है 1 रुपया है, 10 रुपये कमा सकता है, ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा कमाता है बैंक। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, What do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? ऐसा होता नहीं है, ऐसा सिर्फ एक केस इन केस सोचो दुनिया खत्म हो जाता, सब पहुंच गए लाइन बैंक में, अब सब मेरा पैसा दे दो। मतलब समझ लो कल को दुनिया खत्म हो गया, आज रात में सब लाइन में लगे, भैया मेरा पैसा दो, कल तो दुनिया खत्म है, ना तुम ना हम, मेरा पैसा लो। तो इस केस में क्या होगा? ऐसा कभी होता नहीं, रियल लाइफ में ये हो नहीं सकता, रियल टाइम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? क्या आज तो मान लो आज लास्ट दिन है, तुमको बिग बाजार में जो भी ओपन सेल है, कल दुनिया खत्म है, पूरा बिग बाजार खरीद लीजिए, जिसके पास जो है खरीद लीजिए। तुम गया कि नहीं भाई आज अच्छा दिन है, नया कपड़ा उपड़ा पहन के मरेंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, कल जाके मरेंगे। भैया तुम बैंक के पास गया, मैं बहुत पैसे तुम्हारे पास, सब दे दो, लेकिन पैसा हम मरेंगे, तुम्हारे पास क्यों दें, अपने पास रख के मरेंगे, अच्छा लगेगा हमको। उस केस में बैंक क्या करेगा? लेकिन तो फिर बैंक के पास तो, लेकिन बहुत हमने देखा ना कि बहुत कम पैसा था, तो बैंक कैसे देगा? तो बैंक बोलता है हम तो नहीं दे पाएंगे भाई। तो फिर इस टाइम पे RBI मदद करता है उसकी, ठीक है। RBI या फिर जो भी सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। और इसका एक एग्जांपल देख लो तुम लोग अपने, क्या ही नहीं निकला, क्यों? नहीं वो तो उसमें या तो बैंक में तुम्हारा अमाउंट नहीं है, या तो ATM में कैश नहीं है। इसका ऐसा नहीं कि बैंक के पास पैसा नहीं है, जो बैंक के पास पैसा वो जो रहता है वो तुम्हारा क्या बोलते हो, फिगर्स के फॉर्म में है वो, लेकिन जो तुमको चाहिए तो तुमको फिजिकल कैश चाहिए ना। फिजिकल कैश उस बैंक में नहीं गया है, क्योंकि वो फिजिकल कैश आता है तुम्हारा जहाँ पर सेंटर में, वो हर एक एरिया में एक सेंटर बना रहता है, वहाँ से फिजिकल कैश हर रोज लोडिंग होके बैंक, सुबह सुबह जब बैंक खुलती है तो कैशियर उसका बनाता है डेबिट और क्रेडिट, कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है, तो उस दिन का हमको कितना क्रेडिट चाहिए तो वो एंट्री करता है, वो उसको भेजता है। जैसे तुम्हारा बहुत सारा तुम वैन देखता होगा ना, कैश लेके जो घूमता है, देखा है? बहुत सारा बैंक होता है कैश लेके जाता है, ये क्या बैंकों का, चंडीगढ़ से देखा, सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है ना, उसमें क्या होता है, बक्सा में करोड़ों करोड़ रुपए भरे रहते हैं और 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रहता है कि नहीं? तो वो बैंक क्या करता है, वो बैंक लेके पैसा लेके बैंक में जाता है, वो उसको वहाँ पे फिर पैसे को चढ़ाता है बैंक में कि आज का हमारा, वो एक लेजर होता है, कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट करके रहता है, इतना आज का हमारा जो है करीब करीब 1 करोड़ रुपया मेरा आज का लगेगा, वो ले लेता है। फिर शाम में जो पैसा बच जाता है अगर उसमें से 1 करोड़ में से, तो वो पैसा उसको वापस भी वो उसको दे देता है। बैंक में एक सर्टेन अमाउंट ही डिपॉजिट रहता है, ये नहीं सारा पैसा बैंक में तुम्हारा पड़ा रहता है,
समझा कि नहीं? एक सर्टेन अमाउंट है कि उस अमाउंट ज़्यादा बैंक में जो है, बैंक के अंदर पैसा लॉकर में या उसके लॉकर में, जो बैंक लॉकर में हो नहीं सकता है। तो अगर एक्स्ट्रा पैसा बच गया तो वो क्या करता है, उसको कैश ऑफ कर देता है। समझा कि नहीं? सेम वही वैन आती है, पैसा लेके वापस ले आके जहाँ उसका सेंटर वहाँ रखती है। फिर सुबह में वो एंट्री करता है, जो उसका कैशियर होता है कि इतना पैसा चाहिए, फिर वहाँ से उतना पैसा आता है। ये डेली का काम है। जब तक एक एक सिक्का टैली नहीं होगा, एक एक पैसा टैली नहीं होगा, तब तक बैंक का शटर बंद नहीं हो सकता है। हमने जितना डेबिट लिया, हमने जितना क्रेडिट किया, जब तक डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता है, हमने 1 रुपया लिया 1 रुपया दिया, बराबर होना चाहिए। 1 रुपया लिया 10 रुपया दे दिया, बाकी का 9 रुपया कहाँ गया? तुमने 1 ही रुपया लिया, 10 रुपया तुमने दे दिया, 9 रुपया कहाँ से लाए? तब तुम मतलब फ्रॉड किए हो बैठ के वहाँ पे। या फिर तुमने 10 रुपया लिया और 5 रुपया दिया, तो बाकी का 5 रुपया तुम रेमिट करो उसको वापस। तुम 4 रुपया नहीं दे सकते उसके एवज में। एक्चुअली में भी 4 रुपया नहीं दे सकते, उसको 5 रुपया ही चाहिए। उसको 5 रुपये से 5 आना पैसा कम नहीं लेगा वो। नहीं है तो अपना अकाउंट डेबिट, तुम्हारा अकाउंट सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। समझा? बैंकिंग सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें गड़बड़ी मतलब घर से पैसा लगाना है, घर जमीन जायदाद सब बेचना पड़ेगा अगर तुम बैंकिंग में लफड़ा किया तो। अभी देखो उसका एग्जांपल भी है, लेकिन अभी इसका एग्जांपल लिख लो। भरता है, हम 2000 रुपये एक बार भर चुके हैं बैंक में। हाँ, डेबिट क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है। अब कौन अपना मुझसे चलिए 2000 रात भर बैठ के कौन करता रहेगा? तो रात दिन सब बैठना पड़ेगा वहाँ पे। तब पूरा ब्रांच में सब बैठे रहता है, जाने कहाँ है 2000 रुपये किधर गया, 2000 रुपये किधर गया? लो भैया 2000 पॉकेट से लो, खत्म करो। करना पड़ता है ऐसे। लोग कई 1000 रुपये भर चुके हैं। मेरे दोस्त लोगों ने 30-40 हजार रुपये भरा है बैंक में। पैसा भरना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस दर्ज होगा। क्योंकि बैंक उसके हमेशा बाद फायदे में रहेगा, सीधा गांधी जी की तरह जेल में आंदोलन करो उसके बाद। इसका एग्जांपल लिख लो। ये व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिट। इसका एग्जांपल है ग्रीस क्राइसिस। ग्रीस में क्या हुआ था, लोगों का ट्रस्ट बैंक के ऊपर से हट गया था। न्यूज़ में पहले ही आ गया था कि बैंक के पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर सारे डिपॉजिटर चले गए थे, हमें तो अपना पैसा चाहिए, हमें तो अपना पैसा चाहिए। तो वहाँ पे उनका जो सेंट्रल बैंक था, उन्होंने थोड़ा संभाला कि रुकिए धीरे धीरे करके। इंडिया में भी कुछ ऐसा हुआ था। अभी हुआ है, जैसे कि तुम्हारा पीसीबी बैंक में, पंजाब महाराष्ट्र बैंक में हुआ, पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेट बैंक पीएमसी बैंक है ना, उसमें भी ऐसा कुछ केस हुआ है कि लोगों को ट्रस्ट हट रहा है, अब कि बैंक बंद होने वाली है, तो सब आंदोलन में खड़े हो गए, मेरा पैसा दीजिए, मेरा पैसा दीजिए। फिर आरबीआई को बीच में आना पड़ा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, बैंक बंद नहीं होगा, आपका सारा पैसा सुरक्षित है। अभी फिलहाल का एक केस है, पिछले महीने से चल रहा है ये, कि पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक है ना, पीसीएम या पीसीबी बैंक है, उसमें ऐसा हुआ है कि लोगों का ट्रस्ट, एक बार हल्ला हो जाता है तो हल्ला हो गया तो सब उसी में चले गए फ्लो में। तो फिर उसके बाद बीच में आरबीआई को आना पड़ा। बीच में एक और बार पहले हुआ था ये, जब करीब 2000, हाँ डिमोनेटाइजेशन में नहीं, डिमोनेटाइजेशन के बाद तो पैसा नहीं था, करीब 2008 या 2012 के बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ एटीएम्स में पैसा नहीं था, मतलब जब भी लोग जाते थे तो उसको पैसा उसमें नहीं मिलता था। तो पूरा देश में हल्ला हो गया कि अब पैसा ही खत्म हो गया, पैसा ही खत्म हो गया, एटीएम में पैसा ही नहीं रहता, पैसा ही खत्म हो गया, सब अपना बैंक से पैसा निकाल दो, जो भी बचा वो भी निकाल, वो भी नहीं रहेगा, ऐसा हल्ला हो गया। तो फिर उस समय जो गवर्नर थे आरबीआई के, रघुराम राजन, वो बीच में आके बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पैसा वैसा खत्म नहीं हुआ है। ऐसा ही सर, तब सबको दे पाता है। ये पहली बात गुजरात में शुरू हुआ था, किसी आईसीआईसी या किसी बैंक के एटीएम में गया, पैसा नहीं मिल रहा था उसको, कई बार जाने के बाद तो पूरा हल्ला हो गया, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, बैंक के पास पैसा ही खत्म हो गया। तो बहुत सारा पूरा देश में वैसे हल्ला हो गया, सोशल मीडिया में चलता ना, 1 डॉलर 2 डॉलर 2 लाइक किया, 10 लाइक किया, 10,000 लाइक, 10 लाख लाइक, है कि नहीं? पूरा हल्ला हो गया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उसके बाद तब फिर बीच में आरबीआई को आना पड़ा, आरबीआई गवर्नर को बीच में आना पड़ा, रघुराम राजन, उस समय वो गवर्नर थे, बोला ऐसा कुछ बात नहीं है, पैसा वैसा खत्म नहीं हुआ। वो बेसिकली मिसमैच है, अगर बैंक से प्रॉपर अगर वो लोग कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं तो कई बार होता है, कई एटीएम में एक खाता तक पैसा मिल जाते हैं, है कि नहीं? तो मिसमैच था, ऐसा नहीं दुनिया में पैसा खत्म है भारत में, ऐसा नहीं, जो लाखों रुपया रखा होगा तो अलग चीज हल्ला हो जाए, समय नहीं लगता है भारत में, फटफट हल्ला हो जाता है, ये नहीं है वो नहीं है, अच्छा चीजों कई लाखों साल लग जाते हैं, है कि नहीं? चलो अब देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? दोनों में जज करना कि क्या होगा, ठीक है? पहला है फर्स्ट, ये कैसे क्रेडिट, हाँ। अब देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है?